हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर इस बार बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपियर हो रहे हो तो आप लोग के एग्जाम्स को लिखने का क्या पैटर्न होगा। मैं टॉपर्स के आंसर शीट दिखाऊंगा एंड उसके साथ साथ उसके क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप में से जो भी स्टूडेंट्स टेलीग्राम पे हैं तो आप लोग को ये चीज़ें कल ही मिल गया होगा और आप लोगों ने वहाँ से एक्सेस कर लिया होगा सारा चीज़ें। बट यहाँ पे और भी समझेंगे आपको जो भी स्टूडेंट्स ने फीडबैक हम लोग को प्रोवाइड किया है कि आप लोग का एग्जाम्स किस तरीके से और एग्जाम सेंटर पे एडमिट कार्ड से लेके ड्रेस कोड से लेके हर एक चीज़ों को समझाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं आप लोग का जो है राइटिंग स्किल्स कैसा होना चाहिए। तो जो आप एग्जाम हॉल में अपना लिखना शुरू करते हो ना, उसमें जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है। मतलब अगर आपने क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया एंड आपको पता चला कि मेरे को कुछ जो चीज़ें हैं वो समझ नहीं आ रहे, लाइक 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं शायद नहीं जानता या उसके बारे में प्रिपेयर नहीं हूँ, मेरे पास 10-15 क्वेश्चन है जिसको बहुत अच्छे से करता हूँ, तो पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है एग्जाम सॉल्व में, जिससे कि टीचर जब उसका साइन करना शुरू कर दे तो उसकी साइकोलॉजी में ये बैठ जाए कि आपको सब कुछ आता है, क्योंकि लगातार वो सब सही करता जाएगा, नंबर देता जाएगा। तो जहाँ पे आपने अपने पास से आंसर्स को लिख रखा है या जिसमें थोड़ा सा आपने ऐड करके लिखा हुआ है या बिल्कुल नहीं आता था तो भी वहाँ पे अटेम्प्ट किया हुआ है, वहाँ पे भी आपको नंबर मिलने के चांसेस बन जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। लेट्स से आपका फिजिक्स का पेपर है, तो ये एक टॉपर का आंसर शीट है, तो इसमें टाइम मैनेजमेंट की भी जरूरत होती है। तो शुरू में तो आप लोग को एमसीक्यूज मिलेगा, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें एमसीक्यूज को प्रिफर्ड नहीं करते शुरू में करने के लिए, ये लास्ट में की जाती है। ये लास्ट में इसलिए क्योंकि आपके पास बस 10 मिनट भी होगा ना तो आप रीड करके डायरेक्ट आंसर इसमें पुट कर सकते हो। बट अगर शुरू में आपने किया ना तो वो 10 मिनट की जगह पे ये हाफ एन आवर ले लेगा, आधा घंटा, एंड आप उसे भी सॉल्व करके कर रहे होगे, तो बाकी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको टाइम वेस्ट होने लगता है। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो शुरुआत कहाँ से हुआ है, सेक्शन ई से हुआ है। ये टॉपर्स का आंसर शीट है, मतलब सारा का सारा आता होगा। 34 किया एंड देन 35 किया, फिर सेक्शन डी पे आया, ठीक है। और इस तरीके से मूव करने पे क्या होता है कि हमें ये पता है कि जो ज्यादा मार्क्स देने वाला है वो हमने कर लिया एंड देन बाद में रिलैक्स होके हम एमसीक्यूज को कर रहे होते हैं। ऐसे ही अगर आप दूसरे कॉपीज देखोगे तो वहां पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट हुआ है, बट आपको सेक्शन ए में कुछ भी मार्जिन लेके सॉल्यूशंस वगैरह नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर, जैसे सेक्शन ए का पहला का ए सही है एंड देन हमने उसे क्लिक कर दिया, ठीक है। इस तरीके से रहना चाहिए एंड सिमिलर वे में बाकी के आंसर्स लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सॉल्व करना है, जहां पे सॉल्व करने की जरूरत है वहीं पे। और एक और चीज होता है, आंसर्स को बहुत ज्यादा एलोबरेट नहीं करना है, जितना आपको आता है उसके हिसाब से कीजिए। एंड यहाँ पे जो डिटेल्स जब आप मेंशन कर देते हो छोटे छोटे पॉइंट्स, तो टीचर्स को ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव ऐसे डायरेक्टली पूरा आंसर्स लिखने से ज्यादा अच्छा होता है कि आप पॉइंट्स दे दे के आंसर्स बनाओ। जो भी पॉइंट्स जब दे देते हो ना तो उससे क्या होता है, टीचर्स का ध्यान ज्यादा रहता है एंड आपका जो आंसर होता है वो काफी सुंदर दिखाई पड़ता है। और वो रीडेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख रहे हो, बहुत ही अच्छे से साफ सुथरा लिखना है। इवन आपका हैंड राइटिंग थोड़ा गलत है, गड़बड़ है, तब भी आप साफ सुथरा लिखोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जैसे ये मैथमेटिक्स का पेपर में आप देखोगे तो आपका जो है कोई सॉल्व नहीं हुआ है, यहाँ पे जहाँ पे सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ती है वहीं पे करनी पड़ती है, बाकी जगहों पे आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको कहीं पे लगता है कि हमारा गलत हो गया, जैसे यहाँ पे गलत हुआ है, तो डायरेक्टली एक लाइन से आप कट करो, ठीक है, एंड देन आप आंसर्स वापस से लिख दो। ऐसे सिंपल से क्रॉस लगाना है। ऐसे बाकी की चीजें देख सकते हो, और यहाँ पे मैंने वो क्वेश्चन पेपर भी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। पहले समझते हैं कि जो एग्जाम हॉल में गए थे बच्चे हिंदी का पेपर देने, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा एग्जाम सेंटर पे एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, अगर कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट फेलियर या एडिशनल्स में अपियर हुए थे तो। मंडे मतलब 19 फरवरी को हिंदी का पेपर था क्लास 12th के लिए, एंड उसमें जो बच्चों ने सीबीएसई प्राइवेट के लिए अप्लाई कर रखा था वो वहाँ पे डायरेक्टली भी पहुंचे थे। मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करता हूँ यहाँ से। ओके, सो उसमें जो बच्चे डायरेक्टली पहुंचे थे, मतलब उनके एडमिट कार्ड पे कोई साइन नहीं था पहले से ही, बट वहाँ पे हो गया, कोई इशू नहीं हुआ था। ड्रेस कोड की बात करें तो आप फॉर्मल पहन के गए थे तो भी चल गया था, जीन्स पैंट भी चल गया था, स्पोर्ट्स शूज भी चल गया था। मतलब अगर स्पोर्ट्स शूज आप पहनते हो, आपके पास फॉर्मल शूज नहीं है, तो स्पोर्ट्स शूज भी चल जाएगा। अभी यहाँ पे जो होता है ना, डार्क शॉर्ट्स वगैरह ज़्यादा वो नहीं की जाती, बट एग्जाम सेंटर पे कोई ऐसा ड्रेस कोड नहीं दिया गया है कि आपको इस तरीके के बच्चों को अलाउ करना है, इस तरीके के बच्चों को अलाउ नहीं करना है। मतलब आप एक डार्क शर्ट भी पहन के जाते हो तो वो अलाउ करेंगे। अब ऐसा नहीं है स्पेसिफिकली आप व्हाइट शर्ट पहन के जाओ, ठीक है। बट कोशिश यही रहना चाहिए कि आप लोग को जो है लाइट कलर का क्लोथ्स पहन के जाओ। लेट्स से कि ब्लू शर्ट हो गया, या आपके पास व्हाइट हो या पिंक कलर का शर्ट हो। गर्ल्स के लिए भी सिमिलर वे में फॉलो होता है,
मतलब आपको कुछ ऐसा नहीं पहन के जाना जो पार्टी वियर्स टाइप का हो। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि आपके एग्जाम सेंटर पे जो है सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है प्राइवेट के लिए थोड़ा अलग रहता है, तो उसी हिसाब से बना था। आपका जो भी सेक्शन रहेगा, मतलब जो भी क्लासरूम अलॉट होगा, उसमें आपके जो भी स्टूडेंट्स आगे पीछे होंगे, कहीं से भी आ रहे होंगे, किसी भी स्कूल के होंगे, वो सारे के सारे सीबीएसई प्राइवेट रहते हैं। समटाइम्स ऐसा रहता है कि आपका रेगुलर स्टूडेंट्स वालों का जो है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो बाकी के स्टूडेंट्स यहाँ पे फिल हो रहे होंगे सीबीएसई प्राइवेट के। तो एक ही सेंटर पे ऐसा नहीं है कि केवल प्राइवेट स्टूडेंट्स गए होंगे, वहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो उनका ड्रेस में ही जाते हैं, बाकी आपको ड्रेस में जाने की जरूरत नहीं होती। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव क्वेरीड अबाउट कि कॉपी चेकिंग कैसे होती है, क्या इजी रहेगा या टफ रहेगा, उसके बारे में बात करते हैं। और आपके मन में कोई और क्वेरी आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं अगले वीडियोस में कवर अप कर लूँगा। तो कॉपी चेकिंग जो है नॉर्मल होता है, मतलब जैसे बाकी स्टूडेंट्स का हो रहा है ना, वैसे ही होगा। मतलब आप रेगुलर थे, तो रेगुलर में होता क्या है कि आप लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। जब आप कंपार्टमेंट एग्जाम्स की कॉपी चेक होते हैं, तो वहाँ पे टीचर्स के दिमाग में साइकोलॉजी में ये घुसा होता है कि ये स्टूडेंट ने पहले फेल कर रखा है, तो हो सकता है ये परफॉर्म ना करे। बट यहाँ पे इनके पास कोई भी ऐसा आइडिया नहीं होता कि किसका पेपर मैं चेक कर रहा हूँ, मतलब वो प्राइवेट स्टूडेंट है या रेगुलर स्टूडेंट है। और क्वेश्चन पेपर सबके लिए सेम रहता है, आप लोग के लिए अलग से क्वेश्चन पेपर नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि आप ड्रॉप कर लिया हो तो आपके लिए टफ पेपर बनेगा, सेम पेपर सबके लिए आता है और आया भी था। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, कॉपी चेकिंग करते समय उनके पास पूरा आंसर शीट रहता है, जिसमें से वो मार्किंग स्कीम्स के हिसाब से आपको मार्क्स अलॉट करते हैं, ठीक है। तो जो भी आप आंसर्स लिख रहे हो, अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे 3-4 नंबर का क्वेश्चन है तो वहाँ पे आप एक ही स्टेप में जो है कंप्लीट कर दे रहे हो। वहाँ पे भी आपको 2-3 स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो है टीचर मार्क्स को अलॉट कर पाए। जैसे एक नंबर यहाँ दे दिया, तो एक नंबर यहाँ पे दे दिया और एक नंबर यहाँ पे दे दिया, तो 3 मार्क्स टोटल मिलेंगे। और ऐसा भी रहता है कॉपी चेकिंग करते समय कि अगर आपका जो है लेट से कोई क्वेश्चन है, उसमें आपको पहले स्टेप्स और दूसरा स्टेप्स अच्छे से आता है, बट तीसरा स्टेप्स गलत है, तो आपको अगर ये हाफ नंबर का है तो हाफ नंबर मिल जाएगा, ये 1.5 स्टेप का था मार्क्स का तो ये मिल जाएगा, और यहाँ पे गलत हो गया तो यहाँ पे 0 अलॉट हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको 2 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो अगर जिसके आंसर्स नहीं आ रहे तो भी घबराना नहीं है। एंड इवन दो आपके अटेम्प्ट के भी मार्क्स होते हैं, मतलब अटेम्प्ट भी करने का तरीका होना चाहिए। लेट से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मैथमेटिक्स का ही हो या कोई भी सब्जेक्ट का, तो उसमें अगर आपको क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्वेश्चंस में क्या लिखा है उसको लाने की शुरू करो आपके आंसर्स में, कि क्या क्वेश्चंस में है। तो लेट्स से कि आप लेट करते हो कि लेट ये चीज़ें आप जो वैल्यू लेते हो, कोई वेरिएबल्स वगैरह लेते हो, या उसके रिलेटेड कोई फॉर्मूला पता है तो आपने वो फॉर्मूला लिख दिया, एंड देन आपने कोशिश किया उस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करने के लिए। ये सब जब तब करते हैं जब आप लास्ट में हो। एग्जाम्स में इस तरह के पैटर्न्स को बिल्कुल नहीं फॉलो करना है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करना है और क्वेश्चन नंबर 34 तक जाना है, 34 या 35 जो भी नंबर है क्वेश्चंस में, वो वहां तक जाना है। ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर लेट से कि सेक्शन डी का मेरे को क्वेश्चन नंबर जो है 27 आता है, तो मैं 27 से ही स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे लिख दूंगा सेक्शन डी और क्वेश्चन नंबर 27। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 27 किया, अब सेक्शन सी का आता है तो सेक्शन सी लिख दिया एंड देन क्वेश्चन नंबर लिख दिया। इस तरीके से काम करता है। अगर आपने ऐसा किया कि कुछ सेक्शन सी से या डी से स्टार्ट किया, देन 27 आता था बट 28 नहीं आता है, तो 28 के लिए आपने स्पेसेस यहाँ पे छोड़ दिया, वो गलत तरीका होता है एग्जाम्स में अटेम्प्ट करने का, ठीक है। एग्जाम हॉल में आप जितना कूल डाउन रहोगे, जितना शांत स्वभाव से रहोगे, उतना ही ज़्यादा आपको जो है सारी चीज़ें मेमोराइज होगा। आप लोग के सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम रहता है कि आप पढ़े तो सब होते हो, जैसे एग्जाम हॉल में बैठते हो तो आपको सब भूल जाता है, या 2 दिन पहले आप जब रिवाइज कर रहे हो तो आपको याद आता है कि यार ये सब चीज़ें तो मैंने पढ़ा हुआ था, बट अभी क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम तब आता है जब आप एंग्जाइटी फील करते हो या बहुत ही ज़्यादा वरीड होते हो कि कितने मार्क्स आएंगे, क्या मैं इस बार नंबर ला पाऊंगा या नहीं ला पाऊंगा। तो ये दिमाग से निकाल देना, जो होगा सो होगा, अभी के लिए मैं करने वाला हूँ। एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्मेंस होगा ये बिलीव करके आपको एग्जाम्स को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कुछ भी और क्वेरीज रहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दो। होप इन डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।